मरी हुई हाथी हैं राहुल गांधी, फिर भी 9 लाख के हैं, जिससे मीडिया में चर्चा और बूम रहती है। तेलंगाना के नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। बिहारी कोई देशद्रोहियों वाला काम नहीं करता। बिहारी तुम्हें बताएगा कि किसका डीएनए मजबूत है, किसका डीएनए कमजोर है। कांग्रेसियों का मन अगर ऐसे बिहारियों से लज्जित हो रहा हो, अपमानित तो महसूस कर रहे हो, तो ऐसे कांग्रेसियों को देश में रहने की जरूरत नहीं है। ये राजनीतिक गंदी सोच सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी नेताओं में, नेताओं में हो सकती है, उनके अध्यक्षों में हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियों से कहूँगा, जब कांग्रेस की पार्टी को हरा करके हजारों सनातनियों ने अपने खून को बहा करके तुम्हें सत्ता दी कर्नाटक में, तुम्हें सत्ता दी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, तब तुमने मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों पर कब्जा जमाए रखा, छोड़ने का कोशिश नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में सत्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, एक भी मठ मंदिर इन्होंने आजाद नहीं किया। दोगली राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कर्नाटक में इलेक्शन लड़ रहे थे तो बजरंग बली का नाम ले रहे थे। वही बजरंग बली का मंदिर कांग्रेसियों के कार्यकाल में सरकारी नियंत्रण में लेकर के उसे नष्ट नाबूद कर दिया। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। वैसे 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार बना रही है। लेकिन तेलंगाना में जो कांग्रेस का सरकार बन रहा है, वहाँ के जो नेता हैं अब जो है उत्तर भारतीयों के डीएनए पे सवाल उठाते हैं। तो इसी विषय को लेकर लोगों के बीच में आए हैं, देखते हैं कि क्या मत है लोगों का। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं विनय कुमार सिंह। जी सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी आजमगढ़ का। अच्छा, क्या लगता है, 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बना रही है, एक राज्य जो है कांग्रेस के पास गया, लेकिन जो वहाँ के भावी पर मुख्यमंत्री हैं अब वो उत्तर भारतीयों के डीएनए पर सवाल उठाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये कांग्रेस की पुरानी ओछी हरकतें हैं जो बार बार हमें देखने को मिलती हैं। कांग्रेसी अपना मान सम्मान तो समझता है, लेकिन वो दूसरों के मान सम्मान से खेल जाते हैं। तो जाहिर सी तौर पे कहें तो जो तेलंगाना के नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। बिहारी कोई देशद्रोहियों वाला काम नहीं करता, देशद्रोहियों के साथ मिल करके काम नहीं करता। जब भी अवसर आया, मौका मिला है, भारत के मान सम्मान के लिए सबसे आगे और अग्रिम पंक्ति में रह करके अपने जान की बाजी लगा करके भारत माता की सेवा करने वाला हर वो बिहारी है। और भारत के किसी भी कोने में यदि आप बिहारी से मिलते हैं तो भारत का बिहारी बिहार को अपना नहीं बल्कि उस कोने को अपना भारत कहता है। और ये गौरवशाली जो वाक्य होते हैं वो एक बिहारी के होते हैं। तो मैं समझता हूँ भारत के सभी डीएनए में एक बहुत ही उच्च कोटि का डीएनए है बिहार के लोगों का, जो अपनी मिट्टी को अपने माथे का तिलक समझते हैं। अरे भारत में छोड़िए, परमाणु बम भी अगर कहीं पे गिरा दें आप और वो भारत के मान सम्मान को आंच पहुंचा रहा हो, तो उस परमाणु बम की आग में घुस करके भारत के मान सम्मान की रक्षा करने वाले भी बिहारी सीने हैं, बिहारी दिल हैं, हौसले हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। ऐसे बिहारियों से मन गौरवान्वित होता है। और कांग्रेसियों का मन अगर ऐसे बिहारियों से लज्जित हो रहा हो, अपमानित तो महसूस कर रहे हो, तो ऐसे कांग्रेसियों को देश में रहने की जरूरत नहीं है। और रहेंगे तो फिर बिहारियों से किसी न किसी दिन 2-2 हाथ होगा। और निश्चित तौर पे बिहारी तुम्हें बताएगा कि किसका डीएनए मजबूत है, किसका डीएनए कमजोर है, कौन भारत की मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता है और कौन खून पी करके भारत का जी करके सत्ता में रहना चाहता है। ये बिहार के बेटे तुम्हें जल्द ही बता देंगे, बहुत दिनों के इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। क्या लगता है, ये ओछी हरकत कहेंगे या राजनीति में हार के बाद, यानी हार ही कहा जाए, 5 राज्यों में चुनाव, 3 राज्य में जो है बीजेपी जीत चुकी है, तो ये खलबली कहा जाता है जैसे लोकल भाषाओं में कि ये खलबलाहट है विपक्ष के पास। कांग्रेस नेताओं को यदि अपने देश के बारे में इतनी ही समझ होती तो वो ऐसे वाक्य और ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी ना करते। लेकिन अक्सर मैंने देखा है अब दक्षिण भारत और उत्तर भारत 2 खेमे में बांटने की कोशिश किया जा रहा है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनके माध्यम से। क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर इसका? देखिए, जब आप उत्तर भारत और नॉर्थ इंडिया के बच्चों से मिलेंगे तो आप पानी की तरह बह जाएंगे। उन बच्चों में कोई ऐसी द्वेष, ऐसी नीचता, ऐसे विचार, ऐसे दुष्टता भरे विचार, जघन्य अपराध जैसे विचार, देश विरोधी विचार किसी बच्चे में देखने को नहीं मिलता। चाहे वो साउथ इंडिया का बेटा बेटी हो, स्कूलों में पढ़ रहा हो, कॉलेजेस में पढ़ रहा हो, या फिर वो इधर नॉर्थ इंडिया के बेटे हों।
ये राजनीति की गंदी सोच, ये राजनीतिक गंदी सोच सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी नेताओं में, नेतिकाओं में हो सकती है, उनके अध्यक्षों में हो सकती है, पार्टी के प्रमुखों में देखने को मिलती है, मुख्यमंत्रियों में देखने को मिल सकती है, विधायकों सांसदों में मिल सकती है, लेकिन किसी अन्य में आपको देखने को नहीं मिलती है। जितना भारत तेलंगाना में बसता है, जितना मैं तेलंगाना में भारत को देखता हूँ, किसी को किसी से कोई नफरत नहीं है। ये कांग्रेसियों का विष है जो वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में उगलते रहते हैं। आपने कहा कांग्रेसियों का विष है, तो महागठबंधन है और महागठबंधन के ही जो है एक सहयोगी हैं, स्टालिन का नाम सुना ही होगा, वो भी दक्षिण भारत से ही बिलोंग करते हैं, मुख्यमंत्री के पुत्र हैं और वो सनातन को लेकर जो है हमेशा से तीखा टिप्पणी करते रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। लेकिन यहीं पर बात किया जाए, अगर भाजपा का सनातन को ही लेकर शुरू से ही सत्ता में रही है, राजनीति की है भाजपा, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं महागठबंधन और भाजपा, सनातन और जो उसके विरोधी लोग हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियों से कहूँगा, जब कांग्रेस की पार्टी को हरा करके हजारों सनातनियों ने अपने खून को बहा करके तुम्हें सत्ता दी कर्नाटक में, तुम्हें सत्ता दी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, तब तुमने मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों पर कब्जा जमाए रखा, छोड़ने का कोशिश नहीं किया। तमाम साधु संतों ने तुम्हें तुम्हारे कार्यालय में आके तुम्हारे मंत्री से, अध्यक्ष से मिलते रहे। ऐसे नालायकों से मैं कहूँगा कि अपनी मातृभूमि के रक्षा करने के लिए तुम्हें आगे आना था, तुम दुबके। आज नतीजा ये है कि कर्नाटक में फिर कांग्रेस की सरकार है। सनातनी मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों को नष्ट करने का प्रयास जारी है। तमिलनाडु में जारी है, केरला में जारी है, आंध्र प्रदेश में जारी है, और एक बार फिर कांग्रेस जो आई है तेलंगाना में, वहाँ भी सनातनी संस्कृति को नष्ट करने का भरपूर प्रयास करेगी। तो ये दोगलापन जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होता है कि सत्ता प्राप्त करने के बाद वो मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों की आज़ादी भूल जाते हैं, और जब कांग्रेसियों के कब्जे में आता है तो उसकी नस नस तोड़ने का वो काम करते हैं। तो उस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने ये अपने भाषणों से स्पष्ट कर दिया है। सोचना तो भारतीय जनता पार्टी को था, जो हिंदू समाज के मुद्दों के साथ उसकी रक्षा का विकल्प लेके चलती थी, वो भी लूटपाट, खून पीने का काम सनातन संस्कृति से, सनातन के मठों मंदिरों से करती रही। हाँ, 2-4 नॉर्थ इंडिया में तुमने मंदिरों का निर्माण जरूर करा दिया, जिससे तुम उसका क्रेडिट ले रहे हो। जितना काम किया है उतनी क्रेडिट, उतना सम्मान भारतीय जनता को कहीं उससे ज़्यादा ही मिल रहा है। अगर पूर्ण रूप से इन्होंने सनातन संस्कृति की आज़ादी के लिए काम किया होता, साउथ इंडिया में जहाँ कर्नाटक में सरकार थी, 36,000 मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण था, उसको मुक्त किया होता, तो निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार साउथ इंडिया के कई राज्यों में होती। लेकिन मानसिक दिवालिया प्रवृत्ति का हिंदू नेताओं के होने की ये वजह है कि आज कांग्रेस तेलंगाना में आई, वरना भारतीय जनता पार्टी जरूर तेलंगाना में होती। लेकिन करोगे कुछ तब न मिलेगा प्रसाद। जब काम ही नहीं करोगे तो कांग्रेस को अवसर मिलेगा, टीआरएस को अवसर मिलेगा, बीआरएस को अवसर मिलेगा, टीएमके को अवसर मिलेगा, अन्य लोगों को अवसर मिला हुआ है, वो सत्ता भोग रहे, सनातन संस्कृति को नष्ट करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसमें जितना वो जिम्मेदार हैं, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालिया हो चुके नेता भी जिम्मेदार हैं, जो सत्ता प्राप्त करने के बाद मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण छोड़ना ही नहीं चाहते। आपको पता है, हिमाचल प्रदेश में सत्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, एक भी मठ मंदिर इन्होंने आज़ाद नहीं किया। आपको पता है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये और कब्जा करने के लिए विधेयक लेकर के आई। तमिलनाडु में कब्जा है, केरला में कब्जा है, आंध्रा में कब्जा है, उड़ीसा में कब्जा है, बिहार में कब्जा है, एमपी में कब्जा है, राजस्थान में कब्जा है। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी वाले भी मंदिरों को मुक्त करना नहीं चाहते। उस पर भी खूनी पंजे डीएम, एसडीएम, कलेक्टर के माध्यम से जमा करके सनातन संस्कृति को नष्ट करने का भरपूर कार्य चल रहा है। तो इसमें कहीं कोई किसी का सगा नहीं है जो सनातन संस्कृति को नष्ट करने पर ना तुला हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीआरएस हो, बीआरएस हो, डीएमके हो, वाईएमके हो, या फिर वामपंथियों की सरकारें हो। क्या लगता है राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? धर्म को लेकर, धर्म को जोड़कर धर्म की राजनीति करना सही है या गलत है? देखिए, दोगली राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कर्नाटक में इलेक्शन लड़ रहे थे तो बजरंग बली का नाम ले रहे थे। वही बजरंग बली का मंदिर कांग्रेसियों के कार्यकाल में सरकारी नियंत्रण में लेकर के उसे नष्ट नाबूद कर दिया। आज वहाँ प्रसाद बांटने तक की व्यवस्था नहीं, कोई एक साधु चला जाए तो उसके ठहरने तक की मंदिर में व्यवस्था नहीं।
साधु जो वहाँ के थे, संत विद्यादास जी महाराज, ठोकर खा रहे हैं कोर्टों में, कचहरियों में लड़ रहे हैं मुकदमा, और यही मुख्यमंत्री बीजेपी का था जो फैसले तक नहीं आने दिया कोर्ट में मंदिर के फेवर में। तो जहाँ हर कोई दोगला है सनातन संस्कृति में, वहाँ आपको अपने मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों की रक्षा के लिए स्वयं आना पड़ेगा। किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी नेता से आपकी सनातन संस्कृति की रक्षा संभव नहीं। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव 2024 करीब में है, महागठबंधन प्रयास कर रहा है, वैसे आज 6 तारीख को था, मीटिंग नहीं हो पाया, अब 16 को होगा, असर डाल पाएगी लोकसभा चुनाव में? मोदी जी को हटा पाएगी प्रधानमंत्री पद से, या मोदी जी बरकरार रहेंगे? मोदी जी अगर इन लुटेरे, बेईमान, घोटालेबाजों पर एक्शन नहीं ले पाए, इनको जेल नहीं भेज पाए, तो उन्हीं के साथ लड़के संघर्ष करके खत्म हो जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान वाली गलतियां आज लोग बहुत करने के लिए आतुर हैं, वही गलती पर आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो उनका भी अंजाम पृथ्वीराज चौहान जैसा हो सकता है। क्योंकि जब आपके पास 10 साल का शासन था, तो दुष्टों को, बेईमानों को, लुटेरों को, डकैतों को, जो हजारों करोड़ लूट के बैठे थे, उन पर एक्शन लेने से हाथ क्यों कांपे? अब हाथ कांपे तो लड़ो उन्हीं के साथ, वरना देश में कोई नया नेता, नया विधायक, नया सांसद होता, नई नीति, नई विचार होते उससे आप हार भी जाते, तो एक नया देश, नई कीर्ति, नया आरंभ होता। लेकिन आप उन्हीं चंगुओं मंगुओं के साथ लड़ने का आपका स्वभाव, इच्छा है तो आप लड़ें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं दिख रही, ना कोई बहुत अलग सा एक्शन दिख रहा है। बहुत थोड़ा एक्शन दिखा है, जिसका परिणाम है कि जो सत्ता सम्मान आपको प्राप्त हुआ है, वो आपके एक्शन से कहीं ज़्यादा प्राप्त हुआ है। यानी मोदी, सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही बहुमत मिलता है, बाकी भ्रष्टाचारी इनमें भी है? नहीं, मोदी जी के नाम पे बहुमत नहीं मिलता है। मोदी जी का जो, देखिए, एक एक्शन है, एक्शन में कई नेता हैं, जैसे नितिन गडकरी जी ने जो कार्य किया, गांव-गांव तक हाईवेज लेके गए, और वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत को जो तब्दीलियां लाई हैं, वो काबिले तारीफ है, जिसको हर भारत का बेटा बेटी महसूस कर रहा है। शौचालय की जहां तक बात रही, थोड़ी बहुत रिश्वत ग्राम प्रधानों ने पैसा में खाया, उस पर विराम लगाने का कोई उपाय ना करना एक विफलता का कारण था। अगर यही शौचालय का, मकान का 100% पैसा गरीबों को मिला होता और इसको सुनिश्चित कर दिए होते मोदी जी, तो कोई बुराई नहीं थी, और जो चमक है वो देश में देखने को महसूस होती। राशन दिया, सिलेंडर दिया, ये सब अच्छी चीज़ें थी जो जनता को टच कर पाई, लोगों तक पहुंची। विपत्ति काल में राशन का मिलना एक बड़ी अच्छे विचार थे, अच्छा कार्य था, और आगे तक उसको बढ़ाया जाना। जब आपके पास राशन रखने के गोदाम ना हो, तो जनता में बांट करके उसे सुरक्षित किसी के मुंह तक पहुंचाना ही मैं समझता हूं सबसे बेहतर नीति है। वो भी एक कारगर नीति साबित हुई। लेकिन आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल, जब गांव-गांव तक, गांव के सबसे गरीब बस्ती तक, जिसको हरिजन बस्ती कहते थे, वहां तक सड़क पहुंचाने का कार्य किया, तब गाँव वालों ने महसूस किया कि उनका देश बदल रहा है। फिर हमने गलती की, हमने कांग्रेस को लेके आए, मनमोहन सिंह 10 साल में ना 1 किलोमीटर सड़क बनाए, ना सारा बस घोटाले में 10 साल निकाल दिया। फिर देश गर्त में गया, इकॉनमी टूटी, देश का मान सम्मान खत्म हुआ। उसके बाद फिर मोदी जी आए तो फिर संभालने में लगा। लेकिन हमारे देश के नेताओं में बड़ी समस्या यही आती है कि वो घोटालेबाजों के प्रति नरमी दिखाना, बेईमानों के प्रति नरमी दिखाना, रिश्वतखोरों के प्रति 5-5 हज़ार करोड़ हो, 10-10 हज़ार करोड़ हो, 40-40 हज़ार करोड़ के प्रति मौसेरे भाई जैसा व्यवहार करना ही इस देश का दुर्भाग्य है, दुर्गति है। और इसमें नरेंद्र मोदी भी बहुत पीछे नहीं है, अग्रिम पंक्ति में देखेंगे तो मिलेंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी के विषय में क्या विचार रखते हैं? राहुल गांधी आउटडेटेड पॉलिटिशियंस हैं और फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो बहुत दिनों तक सत्ता में रही है। उस सत्ता की, कहते हैं मरी हाथी भी 9 लाख की होती है, तो वही वाली कहानी है, मरी हुई हाथी हैं राहुल गांधी, फिर भी 9 लाख के हैं, जिससे मीडिया में चर्चा और बूम रहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।